Welcome students. Today I am going to discuss how to deal with material and plant in contract cost accounting. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल और प्लांट का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसी की जानकारी हम आपके सामने में विस्तार से इस प्रेजेंट वीडियो में लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मटेरियल का डिफरेंट फॉर्म पाया जाता है, डिफरेंट यूज़ पाया जाता है। मटेरियल का ओपनिंग वैल्यू भी होता है, परचेजेस भी होता है। इसके साथ साथ मटेरियल किसी दूसरे साइट से भी आ सकता है, कहीं और से भी आ सकता है। मटेरियल जितना भी आया है साइट पर, स्टोर से भी आ सकता है। आने के साथ साथ उसका सेल भी हम कर सकते हैं, वेस्ट भी हो सकता है। किसी कारण से मान लीजिए वहाँ यूज़ में नहीं है तो हम वापस भी कर सकते हैं स्टोर को, या इसके अतिरिक्त दूसरे साइट को भी भेज सकते हैं। और फिर क्लोजिंग मटेरियल भी होता है। इन सब की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, हम इसी की विस्तार से जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्लांट का भी कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग बनाई जाती है, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अंत में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट साइट के कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट कैसे बनता है, इसकी भी जानकारी हम आपको इसी प्रेजेंट वीडियो में देने जा रहे हैं। तो नॉट ओनली how to deal with material and plant in contract cost account, but also preparation of contract cost account in case completed site। दोनों तरह की जानकारी आपको हम इस प्रेजेंट वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले हाउ टू डील विथ मटेरियल। मटेरियल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अकाउंटिंग में लेंगे। जैसा कि बतला रहे हैं कहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट में। मटेरियल का आपको जानकारी है कौन सा वैल्यू प्रेजेंट किया जाता है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट के डेबिट में मटेरियल का ओपनिंग हो, परचेजेज हो, फ्रॉम अदर साइट, किसी दूसरे साइट से हम इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर ले आए हों, फ्रॉम स्टोर, स्टोर से आया हो सामान, सब के अकाउंटिंग का साइड डेबिट होगा। और जस्ट अपोजिट मटेरियल का क्लोजिंग हो, सेल हो, आउट हो। लेकिन सेल में याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में रह सकता है, सेल प्राइस भी हमेशा याद रखिएगा। ये हमारा अकाउंटिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसलिए कॉस्ट प्राइस हमारा इम्पॉर्टेंट होगा, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं। आउट है, वेस्ट है, ट्रांसफ़र टू अदर साइट, इन सब की अकाउंटिंग हम क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। जैसे मान ले रहे हैं हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग मटेरियल है 5000 से, परचेजेज है 50,000 से, दूसरे साइड से आया है 10,000 से, स्टोर से आया है 20,000 से। सब डेबिट में दिखलाएंगे, जो होगा लिखेंगे, नहीं होगा जिसका वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसके पश्चात सेल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5,000 और सेलिंग प्राइस है 8,000। तो जैसा कि बतलाए यहाँ कॉस्ट प्राइस की अकाउंटिंग होगी। आउट वेस्ट नहीं है, नहीं लिखेंगे। ट्रांसफ़र टू अदर साइड 20,000 का है, लिख देंगे। और मटेरियल का क्लोजिंग दिया है 30,000 से, लिख देंगे। वैल्यू दिया रहेगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट आइटम ज़रूर दिया रहेगा, ओपनिंग है, परचेजेस है। अगर ये सब है तो यूज़ किया हुआ है, क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग ज़रूर देना चाहिए। बाकी सब सेल, आउट, वेस्ट, ट्रांसफ़र
कंपलसरी आइटम नहीं है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और अकाउंट को क्लोज कर देंगे विदाउट टोटलिंग और रिजल्ट निकाले हुए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉट ओनली मटेरियल का अकाउंटिंग करते हैं बल्कि एसेट्स का और इसके अलावे पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट की अकाउंटिंग करते हैं, तब रिजल्ट आता है। इसी कारण से ये अकाउंटिंग हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। इसी तरीके से हम हाउ टू डील विथ प्लांट और एसेट्स, प्लांट और एसेट्स, एग्जैक्टली इसी तरीके से प्लांट और एसेट्स का भी अकाउंटिंग हम प्रेजेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट में। हेडिंग देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट्स। कॉलम का नाम आपको मालूम है, पार्टिकुलर अमाउंट्स इन रुपीज़, फिर से पार्टिकुलर अमाउंट्स इन रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट कॉलम के रूप में बनता है। फाइनली ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट लॉस जानना है, लेकिन यहाँ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्लांट का अकाउंटिंग शो करना है। इसीलिए डेबिट साइड में हम प्लांट का या एसेट्स का कौन सा वैल्यू लिखेंगे, जो भी एसेट्स है, एसेट्स का नाम है तो नाम लिखेंगे, इसका ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए और एडिशनल प्लांट परचेज किया गया है तो वो भी लिखेंगे, एडिशनल प्लांट साइट पर परचेज करके लाया गया है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से प्लांट का सेल है, याद रखेंगे हमेशा कॉस्ट वैल्यू लिखना है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। सेलिंग प्राइस नॉट रिकॉर्डेड, याद रखना है इस बात को। मान लीजिए दोनों वैल्यू दिया है, सिंगल वैल्यू दिया है तो वही मानेंगे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट वैल्यू और उसी को रिकॉर्ड करेंगे। सेलिंग प्राइस नॉट रिकॉर्डेड, इस बात को हमेशा याद रखना है, अभी ही नहीं हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसी तरीके से आउट है, वेस्ट है, ट्रांसफ़र टू अदर साइट है, सबको क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। और सब कुछ दिखलाने के बाद लास्ट में क्लोजिंग प्लांट दिखलाएंगे। क्लोजिंग प्लांट निकालने में जो बातें आपको याद रखना है कि अगर ये सब हुआ है एसेट्स का तो ओपनिंग वैल्यू, परचेजेस वैल्यू से ये सब को माइनस करने के बाद तब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बचे हुए वैल्यू से उसको कैलकुलेट करके और तब माइनस करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए हमारा ये सब 50,000 से, यहाँ सेल है कॉस्ट वैल्यू से 1,000, ट्रांसफ़र टू अदर साइट है, ट्रांसफ़र टू अदर साइट के बारे में बोला है 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब 6 मंथ यूज़ किए हैं तब ट्रांसफ़र किए हैं। और ट्रांसफ़र का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। तो निश्चित रूप से 6 महीना इस्तेमाल किए साल भर से, तो इसका मतलब हाफ अमाउंट यूज़ हुआ है इसी साइट पर, इसी कारण से हाफ अमाउंट डेप्रिसिएशन का माइनस करने के बाद ट्रांसफ़र मानेंगे। यानी 10,000 में 10% 1,000 डेप्रिसिएशन वैल्यू आता है पूरे ईयर का, 6 मंथ्स का 500, तो 500 माइनस करके 9,500 से ट्रांसफ़र वैल्यू लिखेंगे। अब इसके पश्चात क्लोजिंग प्लांट कैसे निकलेगा, तो निश्चित रूप से प्लांट का ओपनिंग वैल्यू कितना है 50,000, कितने का हमारा जो है सेल हुआ है 1,000 कॉस्ट, कितने का हमारा ट्रांसफ़र है, कॉस्ट वैल्यू से हमेशा यूज़ करेंगे, 11,000 टोटल हमारा ट्रांसफ़र है। तो 50,000 में 11,000 रुपये का प्लांट इस साइट पर यूज़ नहीं हुआ है, तो बचा कितना 39,000, उसमें भी डेप्रिसिएशन कितना काटना है तो 10%, 3,900 डेप्रिसिएशन कटेगा, काटने के बाद वैल्यू क्या बचेगा 35,100, 35,100 हमारा क्लोजिंग प्लांट का वैल्यू आएगा। हम इसे शो करेंगे क्लोजिंग प्लांट के स्थान पर। इस तरीके से मटेरियल और प्लांट का यूज़ हमारा कंप्लीट होता है। इसकी कोई रिज़ल्ट या बैलेंसिंग या टोटलिंग नहीं करना है, कारण कि ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, जस्ट एक आइटम का प्रेजेंटेशन है। इसके अगले हिस्से में हम आपको इसी प्रेजेंट वीडियो में आपके सामने में
अब एक कॉम्प्लीटेड साइट का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाने का प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीटेड साइट के कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपके सामने में लिए हैं। इसके कंसेप्ट की जानकारी तो विस्तार से, स्पेसिमेन की जानकारी तो विस्तार से पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल के माध्यम से उस कंसेप्ट को, उस स्पेसिमेन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रमाणित करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट अप कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 विथ द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स: डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, प्लांट, स्पेशल प्लांट, स्टोर इशूड, लूज टूल्स, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, रनिंग मटेरियल, वेजेस, ड्राइवर, ये इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 13 वीक्स। At the end, plant was returned subject to depreciation 15% on the original cost। एकदम क्लियरली मेंशन है, नहीं भी मेंशन रहता, जस्ट 15% रहता तो जस्ट 15% हम कैलकुलेट करते। वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज ₹20,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ 15% है, यहाँ 15% पर एनम। जब पर एनम या एनुअल लिख देता है तो पीरियड मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, और किसी भी तरह के कैलकुलेशन में इस बात को हमेशा याद रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल वर्क्स कॉस्ट। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹1 लाख। इस तरीके से, इस इंफॉर्मेशन से हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? तो 101 नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाना है। डेट ऑफ अकाउंटिंग नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, फिलहाल ट्रांजेक्शन्स को लिखने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल है 40,000। आप जानते हैं ये मटेरियल यूज़ हो रहा है साइट पर, डेबिट में लिख लाएंगे। क्लोजिंग और सेल आउट वेस्ट वैल्यू क्रेडिट में जाता है। बाकी सब वेजेस है इसी तरीके से 26,000, ये भी डेबिट आइटम है। नेक्स्ट है स्पेशल प्लांट, ये भी डेबिट आइटम है, इसका वैल्यू है 15,000। इसके बाद स्टोर्स इशूड, सब साइट पर भेजा गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल साइट से रिलेटेड है 7,000। लूज टूल्स का यूज़ हुआ है, खुला औजार का भी यूज़ हुआ है 3,000। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को चलाने में से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये भी आएगा डेबिट में। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर में दो बातें हैं, एक रनिंग मटेरियल है, 2,000 से, और वेजेस ऑफ ड्राइवर है 3,000 से, टोटल 5,000। Contract was completed in 13 weeks. At the end, plant was returned subject to depreciation 15%। तो यहाँ पर बाई प्लांट शो करेंगे हम। प्लांट का, स्पेशल प्लांट का वैल्यू 15,000 है, इसमें से 15% बोल रहा है डेप्रिसिएशन काटने के लिए, जस्ट 15%। तो इस 15% इसका वैल्यू आ जाएगा 2,250, माइनस करके आ जाएगा 13,000, 12,750 हमारा प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू है। इसके बाद ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी इस्तेमाल किया गया, उसका भी दाम है। तो ट्रैक्टर ओपनिंग एसेट्स वैल्यू है, डेबिट में दिखलाएंगे 20,000 एंड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। अब इस 20,000 का हम डेप्रिसिएशन काटने के बाद क्लोजिंग वैल्यू निकाल करके क्रेडिट में दिखलाएंगे। तो ट्रैक्टर का ये क्लोजिंग वैल्यू है, यहाँ क्लोजिंग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो 20,000 ट्रैक्टर का जो वैल्यू है उसमें माइनस 15% पर एनम, जबकि पूरे साल में 13 वीक में इस साइट पर काम चला है। तो इंटू 13/52 ईयर का 52 वीक्स होता है, और 13 वीक मतलब 1/4, तो 15% आ गया इसका। 3,000 इंटू 1/4, 750 रुपये डेप्रिसिएशन है। तो 20,000 में 750 डेप्रिसिएशन काटेंगे तो आ जाएगा 19,000। ये कैलकुलेशन आप रफ में कीजिएगा, 19,250।
You are required to provide administration charges at the rate 10% on total works cost. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो आप जानते हैं डेबिट में लिखा जाएगा। हाँ, इसके कैलकुलेशन की एक नई बात दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। वो नई बात क्या है कि वर्क्स कॉस्ट का 10% हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो वर्क्स कॉस्ट अब हमको कैलकुलेट करना होगा। हम आपको आउटपुट कॉस्टिंग में बतला चुके हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस है सबको ऐड कर देंगे और इस तरीके से जो कॉस्ट आएगा वो हमारा वर्क्स कॉस्ट होगा। आप जानते हैं क्लोजिंग मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल या वर्क्स इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग रहता था तो पहले भी लेस करते थे। तो यहाँ पर भी जो क्लोजिंग वैल्यू है उसको लेस करेंगे इस टोटल एक्सपेंसेस वैल्यू से। तो इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 25, 28, 35, 50, 90 और 1,16,000 इसका टोटल अमाउंट आता है डेबिट का। माइनस, अब इसको माइनस करने जा रहे हैं, 32,000। इस तरीके से आ गया हमारा 8,000, 4, 3, 8, 11, 84,000 ये आ गया। क्या चीज़ हमारा वर्क्स कॉस्ट, और इसी का बोल रहा है 10%। तो 10% मतलब कितना आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा 8,400। 8,400 को शो करने के बाद अब ये तो एक्सपेंसेस वैल्यू हो गया। इसके बाद हम जानते हैं पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शो करेंगे बाई कॉन्ट्रैक्टी के नाम से। नाम नहीं दिया है तो कॉन्ट्रैक्टी लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,00,000। और ऐसा करने के बाद अब हम डिफरेंस निकालेंगे। मोस्टली क्रेडिट ज़्यादा होना चाहिए, होगा ही, यहाँ भी होना चाहिए। 1,32,000, 1,32,000, 1,32,000। अब डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। पहले डिफरेंस आया था 84,000 में 8,400 माइनस कर देंगे, आ जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस हो जाएगा 400, 600, 1, 9, 14, 17, 24, 29, 35 और 7, 42, 4 to 6, 17, 9, 4, 13, 7,600 का आ गया। ये अमाउंट क्या कहलाएगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल पीएल अकाउंट। तो जो महत्वपूर्ण बातें इस क्वेश्चन में थी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हमेशा याद रखना है। जस्ट रेट दिया है तो रेट बाई 100 करेंगे। अगर रेट के साथ पर एनम या एनुअल टर्म यूज़ किया है तो निश्चित रूप से और अनिवार्य रूप से पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग मस्ट बी कंसीडर्ड, और पीरियड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करके तब क्लोजिंग वैल्यू को दिखलाएंगे। और एक नई बात यहाँ थी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वर्क्स कॉस्ट से रिलेटेड था। वर्क्स कॉस्ट में हम जानते हैं जितना भी तरह का एक्सपेंसेस है सबको जोड़ देंगे, जितना भी तरह का एक्सपेंसेस है सबको जोड़ देंगे, और उसमें से अगर क्लोजिंग वैल्यू कुछ है तो माइनस कर देंगे। रिजल्ट से इसका कोई संबंध नहीं। अब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से 10% बोला है, 10% कैलकुलेट कर दिए, हमारा वर्क्स कॉस्ट आ गया। इस तरीके से पूरी अकाउंटिंग कर लेने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा प्रॉफिट लॉस के नाम से जाना जाएगा। डेबिट में डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट। हाँ। प्रोसेस को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं। हमारा अगला जो प्रेजेंटेशन होगा निश्चित रूप से इनकम्प्लीटेड साइट के केस में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं, उससे भी पहले इनकम्प्लीटेड साइट के केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में कितना पार्ट कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इससे संबंधित रूल की जानकारी कराएंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में कंपलसरी मोस्टली ज़्यादातर किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप सीए का स्टूडेंट हो, चाहे डिग्री लेवल का स्टूडेंट हो, किसी भी प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स का स्टूडेंट हो, अगर सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है तो अगले दिन जो हम वीडियो में प्रेजेंट करेंगे रूल टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग,
इसको आप विस्तार से लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो एग्ज़ामिनेशन में फुल मार्क्स मिलने का भी चांस है। इस तरह का थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो इसी का प्रेजेंटेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा +2 से लेकर के आप डिग्री लेवल क्या, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज़ क्या, पीजी क्या, सभी में अपने पहचान के दोस्त लोगों के बीच में शेयर कीजिए। सभी के काम का चीज़ है। वीडियो हमारा जो है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अभी आप देख रहे हैं क्लास 11 से लेकर के एमकॉम तक के डिफरेंट चैप्टर्स को और प्रोफेशनल वोकेशनल के भी सभी चैप्टर को हम 1 बाय 1 लेते चले जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक रूप से इसको शेयर कीजिए। और इस पेंडेमिक टाइम में, अगर इस कठिन समय में भी अगर आपको घर बैठे इस तरीके की जानकारी मिल जाती है, अगर आप इसका फ़ायदा लेते हैं, एकदम वीडियो वाइज लिसन करके, सुन करके, समझ करके और फिर इससे रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चन का आंसर बनाते जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक को समझने में। फिर भी कठिनाई हो तो आप फ्री हैं, आप अपनी बातों को हमारे कमेंट सेक्शन में रखिए। हम कमेंट का सेटिस्फैक्ट्री आंसर अर्लीस्ट जितना संभव होगा हम प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।